वसीम तासिफ का एक शेर है, हम ये बात अक्सर बड़े बूढ़ों से सुनते आए हैं कि दाएं हाथ में खुजली हो तो जेब में पैसा आता है। अब लग रहा है कि लगभग 1.25 करोड़ सेंट्रल एम्प्लॉयज के हाथों में सामूहिक खुजली हो रही है, क्योंकि इनकी जेब में पैसा आने वाला है। दरअसल बजट आने के ठीक पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, जिससे इकोनॉमी में लगभग 2 लाख करोड़ इनफ्लो होने की संभावना दिखाई दे रही है। 2 लाख करोड़, ये बड़ा फैसला है। 8वें पे कमीशन के गठन को मंजूरी। डेटा कहता है कि देश में फिलहाल 45 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज हैं और लगभग 65 लाख पेंशनर्स, यानी 8वें पे कमीशन के गठन से कुल 1 करोड़ 15 लाख लोगों को फायदा होगा। अब कितनी सैलरी बढ़ने का अनुमान है, पेंशन कितनी बढ़ेगी, इसका फिलहाल अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन काम करना शुरू करेगा और इसकी रिकमेंडेशन आने में कुछ वक्त भी लगेगा। अभी फिलहाल तो 7वें पे कमीशन का कार्यकाल चल रहा है। इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। बहरहाल हम आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि पे कमीशन क्या होता है, पे कमीशन के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या क्या हैं, आजादी के समय सरकारी एम्प्लॉयज की सैलरी कितनी थी, आजादी के समय आर्म्ड फोर्सेज की सैलरी स्ट्रक्चर को कौन सी संस्था डिफाइन करती थी, पे कमीशन कितने सालों में बनता है, चौथे पे कमीशन के रिकमेंडेशंस को लेकर सेना के एक मेजर ने क्यों मुकदमा ठोक दिया था, किस पे कमीशन की सिफारिश में कहा गया था कि सरकार 3.5 लाख खाली पोस्ट पर भर्ती न करे, कैसे लगभग 77 सालों में सिर्फ 55 रुपए की मिनिमम सैलरी 29,000 के आसपास तक पहुंच गई, कैसे पे कमीशन की रिकमेंडेशन से इकोनॉमी बूम बूम बुमरा बन जाती है, अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव पड़ता है, सरकार को कैसे फायदा होता है, आम लोगों को कैसे फायदा होता है। मिलेंगे सभी सवालों के जवाब वीडियो लास्ट तक अगर देखेंगे आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। देखिए, पे कमीशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, भारत सरकार ही इसे बनाती है। पे कमीशन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक की सैलरी स्ट्रक्चर को तय करने वाला एक आयोग। यह सिर्फ सैलरी को ही ध्यान में नहीं रखता, बल्कि पेंशन को भी बढ़ाने की सिफारिश करता है। आइए समझते हैं कि आखिर पे कमीशन की शुरुआत कब से हुई। देखिए, सबसे पहला पे कमीशन भारत की आजादी के पहले जनवरी 1946 में ही बनाया गया था। इसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास वरदाचारी। इस कमीशन ने आजादी के ही पहले यानी मई 1947 में अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी। ये रिपोर्ट सबमिट की गई थी भारत की अंतरिम सरकार को, और उस समय देश का प्रशासन अंतरिम सरकार ही चला रही थी। कमीशन की सिफारिशों के आधार पर मिनिमम सैलरी 55 रुपए कर दी गई थी। इस समय कुल कर्मचारी थे लगभग 15 लाख। ध्यान रखिएगा, इन कुल कर्मचारियों में पेंशनर्स भी शामिल थे। हालांकि पहले पे कमीशन को लेकर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आर्म्ड फोर्सेज की सैलरी को पहले पे कमीशन द्वारा तय नहीं किया गया। आर्म्ड फोर्सेज के लिए एक विभागीय समिति बनाई गई थी। इस समिति का नाम था द पोस्ट वॉर पे कमिटी फॉर द आर्म्ड फोर्सेज। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेज की पेंशन के लिए भी एक अलग समिति बनी। इसका नाम था आर्म्ड फोर्सेज पेंशन रिवीजन कमिटी 1949 टू 1950। अब पे कमीशन लगभग हर 10 साल पर फिर से बनाया जाता है ताकि सैलरी रिवाइज की जा सके। इसी तरह दूसरा पे कमीशन बना अगस्त 1957 में। दूसरे पे कमीशन के अध्यक्ष थे जगन्नाथ दास। इनकी सिफारिशें लागू हुई 1959 में। हालांकि इस समय तक कुल कर्मचारियों की संख्या 10 साल में 10 लाख बढ़कर 25 लाख हो चुकी थी। आर्म्ड फोर्सेस के लिए इस बार भी अलग से एक विभागीय समिति बनाई गई। इसको नाम दिया गया रघु रमैया समिति। इसके बाद कर्मचारियों को अगले पे कमीशन के लिए 10 साल का इंतजार फिर करना पड़ा, क्योंकि अप्रैल 1970 में तीसरे पे कमीशन को मंजूरी मिली। कमीशन ने मार्च 1973 में अपनी रिकमेंडेशंस दी। इस समय कर्मचारियों की कुल संख्या 30 लाख के आसपास हो गई थी। तीसरे पे कमीशन की खास बात यह थी कि इस कमीशन ने पहली बार आर्म्ड फोर्सेज की सैलरी और पेंशन के लिए भी अपनी रिकमेंडेशंस दी। इसके बाद फोर्थ पे कमीशन की रिकमेंडेशन आई 1986 में। चौथे पे कमीशन के अध्यक्ष PN सिंघल थे। फोर्थ पे कमीशन ने मिनिमम सैलरी को बढ़ाकर कर दिया 750 रुपीज। हालांकि फोर्थ पे कमीशन एक विवाद के कारण भी जाना जाता है। दरअसल फोर्थ पे कमीशन में आर्म्ड फोर्स ऑफिसर्स के लिए रैंक पे का कॉन्सेप्ट आया। इस रैंक पे ने सेना, वायुसेना और नौसेना के बड़े अधिकारियों को परेशान कर दिया। दरअसल रैंक पे सैलरी का एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट नहीं था, बल्कि सैलरी ग्रेड से काटा गया पैसा था। रैंक पे से सशस्त्र बल के अधिकारी काफी नाराज हो गए थे। इनफैक्ट हाई कोर्ट में मुकदमा भी दायर किया गया। बाद में हाई कोर्ट ने रैंक पे कॉन्सेप्ट को इलीगल ठहरा दिया।
देखिए, 5वें, 6वें और 7वें पे कमीशन के बारे में जानने से पहले हम एक बार सैलरी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। आपकी टोटल सैलरी में बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल भत्ते, यात्रा भत्ते जैसे कई फैक्टर्स होते हैं। टोटल सैलरी में बेसिक सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और ESIC जैसे अन्य घटक इस पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयज पर महंगाई के बोझ को कम करने के लिए महंगाई भत्ता DA दिया जाता है। इसके अलावा HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है। हालांकि HRA शहरों के हिसाब से अलग अलग होता है। इसके अलावा ट्रैवल अलाउंस, व्हीकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस जैसे कई दूसरे अलाउंस भी शामिल हैं। डिपेंड करता है कि आपका जॉब प्रोफाइल कैसा है। इसके अलावा आपकी सैलरी से कुछ पैसा कटता भी है, जैसे प्रोविडेंट फंड या भविष्य निधि। प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन बेसिक प्लस DA प्लस स्पेशल अलाउंस के 12% पर की जाती है। इसमें एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर दोनों 12% का बराबर योगदान देते हैं। इसके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा निगम की कटौती और प्रोफेशनल टैक्स की भी कटौती होती है। ESIC के लिए कटौती उन एम्प्लॉयज के लिए मैंडेटरी है जिनकी ग्रॉस सैलरी 21,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। वहीं प्रोफेशनल टैक्स कुछ राज्यों की सरकारों द्वारा एम्प्लॉयज पर लगाया जाने वाला टैक्स है। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे कई स्टेट्स में ये टैक्स लगाया जाता है। हालांकि हर स्टेट के प्रोफेशनल टैक्स का परसेंटेज अलग अलग होता है। चलिए अब वापस आते हैं 5वें, 6वें और 7वें कमीशन पर। 5वां पे कमीशन बनाया गया था 9 अप्रैल 1994 को और इसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी जनवरी 1997 को। 5वें पे कमीशन के अध्यक्ष न्यायमूर्ति S रत्नावेल पांडियन थे। रिकमेंडेशन में बेसिक सैलरी 750 रुपए से बढ़ाकर 2550 रुपए कर दी गई। इस समय कुल केंद्रीय कर्मचारी लगभग 30 लाख के आसपास हो गए थे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि इसकी एक सिफारिश में कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या में लगभग 30% की कटौती की जाए और सरकार में लगभग 3.5 लाख खाली पोस्ट पर भर्ती न की जाए। हालांकि सरकार ने कमीशन की ये रिकमेंडेशन नहीं मानी। इसके बाद जुलाई 2006 में सरकार ने 6ठे पे कमीशन के गठन को मंजूरी दी। न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्णा को कमीशन का अध्यक्ष बनाया। इसकी रिकमेंडेशन में बेसिक सैलरी 2550 रुपए से बढ़ाकर कर दी गई 7,000 रुपए। इसके बाद 7वां पे कमीशन बना। देखिए, 7वां पे कमीशन की घोषणा तत्कालीन वित्त मंत्री P चिदंबरम ने 25 सितंबर 2013 को की थी। तब देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कमीशन के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर। अब कमीशन की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होनी थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई जिससे सिफारिशें उस समय लागू नहीं हो पाई। हालांकि सिफारिशें लागू हुई 16 जून 2016 को। इन सिफारिशों में 10 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के भत्ते, वेतन और पेंशन में 23.55% की वृद्धि की सिफारिश की गई। इन रिकमेंडेशन से सैलरी में जबरदस्त उछाल आया। आपको पहले भी बताया गया था कि सैलरी स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज के रोल और लेवल के आधार पर अलग अलग होते हैं। जैसे राष्ट्रपति की सैलरी देखिए, अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति हेड ऑफ द इंडियन स्टेट होता है। वह देश में सेना का सर्वोच्च कमांडर भी है। वह देश का पहला नागरिक भी है। इतनी महत्वपूर्ण भूमिका के चलते प्रेसिडेंट को देश में सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। राष्ट्रपति महोदय को 5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। वहीं इस वेतन के अतिरिक्त राष्ट्रपति को भत्ते भी मिलते हैं, जिनमें निःशुल्क आवास और मेडिकल फैसिलिटी भी शामिल है। इसके अलावा 7वें पे कमीशन के इंक्रीमेंट के बाद राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। वहीं वाइस प्रेसिडेंट को 4 लाख रुपए, प्राइम मिनिस्टर को 2,80,000 रुपए, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स को 3.5 लाख रुपए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 2,80,000 रुपए वेतन के तौर पर मिलता है। आप एक लिस्ट देख पा रहे होंगे जिसमें बड़े पोस्ट पर काबिज व्यक्तियों की सैलरी दिख रही होगी। अब सैलरी इतनी इसलिए बढ़ी थी क्योंकि 7वें पे कमीशन की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया। अब फिटमेंट फैक्टर है क्या? फिटमेंट फैक्टर एक टाइप का मल्टीप्लायर होता है जिसके बेसिस पर सैलरी और पेंशन को कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर किसी व्यक्ति की बेसिक सैलरी है 20,000 और पे कमीशन ने फिटमेंट फैक्टर तय कर दिया है 2, तो 20,000 गुणे 2 40,000, यानी किसी 20,000 बेसिक सैलरी वाले व्यक्ति की अब बेसिक सैलरी हो जाएगी 40,000। इसी तरह पेंशन भी कैलकुलेट की जाती है। 7वें पे कमीशन की सिफारिशों में जो फिटमेंट फैक्टर रखा गया था उसकी वैल्यू थी 2.57। इसलिए सिफारिशों के बाद सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई और एंट्री लेवल के फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स की मिनिमम सैलरी हो गई 56,100 रुपए प्रति माह। वहीं पेंशनर्स की पेंशन में भी 23.66% की भारी वृद्धि हुई।
चलिए अब अनुमान लगाते हैं कि 8वें पे कमीशन के लागू होने पर सेंट्रल एम्प्लॉयज की सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। देखिए, यह सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि अभी तो सरकार ने सिर्फ घोषणा की है कि 8th पे कमीशन बनेगा। अब इसके सदस्य और मेंबर्स चुने जाएंगे, फिर ये बहुत सारा डेटा इकट्ठा करेंगे, वेरियस महंगाई के फैक्टर्स को ध्यान में रखे जाएंगे, फिर प्रोसेसिंग करेंगे और फिर सिफारिश करेंगे कि भैया इतनी सैलरी बढ़ाई जाएगी। यानी रियल सैलरी इंक्रीमेंट का पता अभी फिलहाल तो नहीं ही चलेगा, लगभग 1.5-2 साल बाद पता चलेगा। देखिए, 8वें पे कमीशन की सिफारिशों के बाद कितनी सैलरी बढ़ेगी इसका अनुमान लगाने के लिए 7वें पे कमीशन की सैलरी को देखना पड़ेगा। 7वें पे कमीशन के मुताबिक मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए थी। ध्यान रखिएगा, जब भी नया पे कमीशन लागू होता है तो डीए वापस 0 कर दिया जाता है। यानी जब 7वां पे कमीशन लगा था तब भी डीए 0 हो गया था। अब ये डीए हर साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, लगभग 2.5 से 3%, यानी एक साल में टोटल 5 से 6%। यानी 2016 से 2026 तक के 10 सालों में लगभग 59 से 60% हो जाएगा। अभी 2025 की जनवरी में ये लगभग 53% है। इसका मतलब ये हुआ कि 2016 की शुरुआत में जो मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए थी, वो 2026 तक लगभग 29,000 हो जाएगी। यानी 8th पे कमीशन लगने से पहले मिनिमम बेसिक सैलरी लगभग 29,000 है। अब कल्पना कीजिए कि 8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2 रहता है, तो मिनिमम सैलरी बढ़कर 36,000 रुपए हो जाएगी। 18,000 गुणे 2, 36,000। ध्यान दीजिए, फिटमेंट फैक्टर को 2016 की बेसिक सैलरी से गुणा किया जाएगा, न कि 2026 की 8वें पे कमीशन लगने से जस्ट पहले की सैलरी से। अब इंक्रीमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंक्रीमेंट कैलकुलेट होगा 2026 की 8वें पे कमीशन लगने से जस्ट पहले की सैलरी के बेसिस पर, यानी 29,000 रुपए। इस प्रकार सैलरी इंक्रीमेंट हुआ 36,000 माइनस 29,000 भागे 29,000, यानी 24%। यानी अगर फिटमेंट फैक्टर सिर्फ 2 तय होता है तो सैलरी इंक्रीमेंट होगा 24%। देखिए, ये एक काल्पनिक एग्जांपल है, केवल समझाने के पर्पज से यूज किया गया है। अब अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा तो उस हिसाब से सैलरी भी बढ़ जाएगी। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि 8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.3 से 2.8 तक हो सकता है। कई लोग तो कह रहे हैं 3 तक हो सकता है। अब एग्जैक्टली क्या होगा ये तो कमीशन बताएगा। चलिए लगे हाथ पेंशन पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, रिटायर होने के पहले जो लास्ट सैलरी होती है, पेंशन उसके बेसिस पर कैलकुलेट की जाती है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की लास्ट बेसिक सैलरी है 1 लाख रुपए, तो पेंशन मिलेगा 50,000। अब सवाल यह है कि 8th पे कमीशन के बाद पेंशन कितना बढ़ सकता है। देखिए, पेंशन 6th पे कमीशन में 14%, 7th में 23.66% तक बढ़ाई गई थी। 8th पे कमीशन के लिए ऐसा अनुमान है, कयास लगाए जा रहे हैं कि पेंशन 34% तक बढ़ेगी। यानी हिसाब लगाया जाए तो लास्ट बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए का 34% 34,000 हुआ, तो बढ़ी हुई पेंशन 50,000 प्लस 34,000 यानी 84,000 बनेगी। कुछ आलोचकों द्वारा तर्क दिया जाता है कि एक तरफ सैलरी और पेंशन बढ़ेगी, दूसरी तरफ सरकार पर लाखों करोड़ों रुपए का भार भी बढ़ेगा। तो आइए समझते हैं कि पे कमीशन के रिकमेंडेशन इकोनॉमी पर क्या क्या इंपैक्ट डालते हैं। 1997 में मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी नाम की एक मूवी आई थी, आप में से बहुतों ने देखी भी होगी। मूवी में हीरो किस्मत के सहारे चलने वाला होता है। इस मूवी में 2 कमाल के गाने थे। एक था जब तक रहेगा समोसे में आलू, और दूसरा था जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा। इसमें नायक सवाल पूछता है, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? जवाब भी खुद ही देता है कि जिस्म पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, हाथों में गोरी का हाथ होगा, वगैरह वगैरह। दरअसल कवि बताना चाहता है कि रोजगार से किसी के जीवन में क्या क्या सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। रोजगार मिलेगा तो आप कपड़े खरीदेंगे, यानी आप क्लोथिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे। रोजगार मिलेगा तो आप शूज खरीदेंगे। रोजगार मिलेगा तो आपके अकेले रहने की संभावना कम होती जाएगी, शादी की संभावना बढ़ती जाएगी। शादी करेंगे तो कपड़े, ज्वेलरी, टेंट, खाना पीना, गिफ्ट, तमाम चीजों में खर्च होगा। शादी अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इवेंट होता है। यानी सिर्फ नौकरी मिलने से इकोनॉमी को जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। लेकिन सोचिए, जब नौकरी मिलने से ही इतना कुछ हो सकता है, तो जब सैलरी बढ़ेगी, वो भी 1,000-2,000 नहीं बल्कि लगभग 38%, तो क्या क्या होगा? इकोनॉमी वैसे ही खिल जाएगी जैसे सूखे पत्तों में, सूखे खेतों में पानी की बौछार पड़ने के बाद किसान के मुंह में दंतुरित मुस्कान आ जाती है। देखिए, जब 8th पे कमीशन लागू होगा तो सिर्फ सेंट्रल कर्मचारियों की सैलरी बस नहीं बढ़ेगी। एक चीज समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी सैलरी बढ़ाती है तब राज्य की सरकारें भी सैलरी बढ़ाती हैं। अधिकतर राज्य सरकारें भी पे कमीशन के रिकमेंडेशंस को फॉलो करती हैं।
एक आध साल आगे पीछे हो जाता है, लेकिन सामान्यतः राज्य सरकारें भी इसे फॉलो करती हैं। जैसे 7th पे कमीशन को राजस्थान, बिहार, झारखंड ने 2017 में ही फॉलो किया था। हालांकि एक राज्य ऐसा भी है जो अभी तक 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं करता, यह है पंजाब। अब क्यों नहीं पंजाब ने फॉलो किया, ये यक्ष प्रश्न है। बहरहाल 8th पे कमीशन के चलते 45 लाख सेंट्रल एम्प्लॉइज, 65 लाख पेंशनर्स और 29 राज्यों के करीब 1.5 करोड़ कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इनफैक्ट इस ट्रेंड को प्राइवेट सेक्टर वाले भी फॉलो करते हैं। हो सकता है जितना सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ाए उतना ना बढ़े, लेकिन बढ़ती जरूर है। अब सोचिए, जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों की सैलरी बढ़ेगी तो क्या क्या हो सकता है। सैलरी बढ़ेगी तो कर्मचारियों के पास पैसा आएगा, कुछ पैसा जेब में रहेगा, कुछ बाजार में खर्च होगा, कुछ बैंक में जाएगा, कुछ इन्वेस्टमेंट में जाएगा, कुछ सेल्फ डेवलपमेंट पर खर्च होगा। पैसा खाली नहीं बैठता, चलता रहता है। लक्ष्मी जी चलायमान होती हैं। जब जेब में पैसा ज्यादा आएगा तो हो सकता है नया मोबाइल है, नई गाड़ी भी आ सकती है, बच्चों की फरमाइशें बढ़ेंगी भी, पूरी भी होंगी, बीवी के गले का हार आ सकता है, घर गृहस्थी का सामान आ सकता है, कांजीवरम सिल्क साड़ी भी आ सकती है, मालदीव घूमने का प्लान भी बन सकता है। अगर बीवी बच्चे नहीं है तो कुछ तो सेविंग्स होंगी, बहुत कुछ घूमने फिरने और पार्टी करने में खर्च होगा। ये सब बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जब जब बाइंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगा, तब तब इकोनॉमी में डिमांड पैदा होती है। ऐसा केस हमने मनरेगा के शुरुआती सालों में भी देखा था। अब जब डिमांड पैदा होती है तो सप्लाई बढ़ती है। डिमांड और सप्लाई के खेल से इकोनॉमी का पहिया तेज तेज घूमता है, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ती है, देश तरक्की करता है। हालांकि पे कमीशन सरकारों पर अच्छा खासा वित्तीय बोझ भी डालता है। जैसे जब 7वां पे कमीशन लागू हुआ तो सरकार पर वेतन पेंशन देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ या सरकारी खर्च आया। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो इकोनॉमी में सरकार की तरफ से 1 लाख करोड़ रुपए डाले गए। लेकिन इससे हुआ क्या? डेटा के मुताबिक 2016-17 में देश में सिर्फ सैलरी के बेसिस पर पर्सनल इनकम कुल 13.96 लाख करोड़ रुपए थी। 7th पे कमीशन लागू होने के बाद यानी 2017-18 में यही पर्सनल इनकम बढ़कर 15.94 लाख करोड़ रुपए हो गई, यानी 14.18% की बढ़ोतरी। यानी लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ी और लोगों ने हर सेक्टर में खरीदारी की। सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर लें तो 2017-18 में ऑटोमोबाइल्स की बिक्री में 14.22% का इजाफा हुआ। वहीं होम लोन में सिर्फ एक साल में 11% तक बढ़ोतरी हुई। 2017-18 में बैंकों ने कुल 1.43 लाख करोड़ रुपए के होम लोन बांटे। ये पिछले साल के कंपैरिजन में 11% ज्यादा था। पैसा घूमता है तो हर सेक्टर को फायदा मिलता है। छोटे से रिक्शे वाले से लेकर बड़े से होटल वाले तक पैसा घूमता रहता है। बाटा से लेकर टाटा तक सब कमाते हैं। जब ऐसा होता है तो सरकार को भी फायदा है। सरकार को कैसे फायदा होता है? सरकार को टैक्स ज्यादा मिलता है। अब जब सैलरी बढ़ेगी तो बहुत सारे एम्प्लॉय डिफरेंट टैक्स स्लैब्स में आ जाएंगे। आगे कुछ दिनों में बजट आने ही वाला है। वित्त मंत्री पर करोड़ों निगाहें हैं। क्या पता वित्त मंत्री जी अपने पिटारे से कुछ नया जमूरा निकाल दें और 8th पे कमीशन की खुशी पल भर में काफूर भी हो जाए। बहरहाल आप चिंता मत करिए, आप ये डेटा देखिए। करंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के दौरान अब तक भारत में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 15.88% की वृद्धि के साथ 16.9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हालांकि सरकार ने करंट फाइनेंशियल ईयर में डायरेक्ट टैक्स से 22.07 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। वहीं रिसेंट जीएसटी टैक्स कलेक्शन की बात करें तो सिर्फ दिसंबर 2024 में जीएसटी कलेक्शन 1.77 लाख करोड़ रुपए रहा। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में दिसंबर तक जीएसटी कलेक्शन 14.56 लाख करोड़ रुपए रहा है। अब अनुमान यह है कि नए पे कमीशन के जरिए अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए आ सकते हैं। अब सोचिए, जब इतना पैसा आएगा तो बाइंग पावर कितनी बढ़ेगी। फिर चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, सरकार मालामाल होना सरकार का तय है। सरकार के पास पैसा ही पैसा होगा। सरकार के पास पैसा होगा तो ये और अच्छे तरीके से कल्याणकारी योजनाएं लागू कर सकती है, सड़कें बनवा सकती है, नई ट्रेन चलवा सकती है, नागरिकों को बेहतर सुविधाएं दे सकती है। सैलरी बढ़ने का एक दूसरा फायदा भी होता है। जब भी सैलरी अच्छी मिलती है तब एम्प्लॉयज का मनोबल बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है। अच्छी का मतलब काम के हिसाब से उचित सैलरी जिससे आप सिर उठाकर जी सकें इस समाज में। जब एम्प्लॉयज का मनोबल बढ़ता है तो उसको काम करने में मजा आता है। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इससे सर्विसेज की डिलीवरी अच्छी होती है, जो कि वापस डिमांड बढ़ाकर इकोनॉमी को बूम बूम बुमरा करती है। अब आगे का वक्त ही बताएगा कि 8th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस कब आएंगी और कमीशन कितने % सैलरी हाइक करता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।